हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की इस क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो L1 से लेकर सारे लेक्चर्स कवर करिए और आगामी यूपी आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को इस सीरीज में कवर करवाया गया है। तो ये सीरीज पूरी कंप्लीट सीरीज जरूर देखिए, एक क्विक रिवीजन टाइप ही आप देख लीजिए। यकीन मानिए कि ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप या तो एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। ये 5 टॉपिक हैं। पहला तो हम कवर करेंगे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक है, तो नगर पालिकाएं यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ ही चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे जो नवनिर्मित यूनियन टेरिटरी यानी कि जो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनियन टेरिटरी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, और 5वें नंबर पर हम भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रत्येक वर्ष परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला इसमें से टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो अगर आप भारत में कार्यपालिका की संरचना देखेंगे तो क्या होता है, त्रिस्तरीय आपको कार्यपालिका देखने को मिलती है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर तो आ जाएगा केंद्र। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाता है केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे केंद्र से नीचे क्या आ जाते हैं, केंद्र से नीचे आ जाते हैं राज्य। ठीक है, राज्य यानी कि स्टेट्स। तो जैसे आपने जिन लोगों ने L1 से लेकर अभी तक के L7 तक के सारे लेक्चर्स कवर करे हैं, या अगर आप संविधान के भाग देखेंगे तो क्या होता है कि शुरू होती है केंद्र से, फिर हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट में फिर नगर पालिकाएं या पंचायतों के बारे में प्रावधान दे रखा है। तो स्टेट से नीचे क्या हो गए, स्टेट से नीचे हो गए डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट, या आप इसको नगर पालिकाएं बोल सकते हैं या पंचायतें बोल सकते हैं। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं और क्या आ जाते हैं, पंचायत, गांवों के स्तर पर पंचायत आ जाती हैं। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी शहरों के शासन से रिलेटेड और पंचायतें जो होती हैं वह गांव के प्रशासन से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे ऊपर केंद्र, फिर राज्य, उसके बाद तीसरे स्तर पे आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतें। ठीक है, इस तरह से हमारी भारत की जो कार्यपालिका है वह वर्क करती है। तो सबसे पहले स्थानीय सुशासन से तात्पर्य होता है कि निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या है कि भारत का शासन जनता के द्वारा चलाया जाना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी शासन के कार्य हैं उसमें जनता की भागीदारी आवश्यक हो। इसी परिकल्पना के लिए स्थानीय स्वशासन को
संविधान में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी हो और इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है कि जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल के लोगों की भागीदारी भी प्रशासन में क्या बोलते हैं, प्रशासन में इंक्लूड की जाए। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की जो परिकल्पना थी वो सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन द्वारा 1822 में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना सर्वप्रथम भारत में लाई गई थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1959 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 1959 में ही आंध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात और 64 में पश्चिम बंगाल में इसे प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर पश्चिम बंगाल में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन की ये जो परिकल्पना थी, ये एक्चुअली जब भारत का संविधान निर्मित किया जा रहा था, परिकल्पना तो उसी समय से थी, लेकिन बाद में जो पंचायती राज है या जो म्यूनिसिपैलिटीज है, इनके प्रोविजंस को संविधान में बाद में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन बनाना था संविधान निर्माताओं को, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद में संविधान में इंक्लूड किया गया। तो इस परिकल्पना को, स्थानीय स्वशासन को संविधान में इंक्लूड करने के लिए समय समय पर समितियों का निर्माण किया गया, जिन्होंने यह बताया कि भारत देश में किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, किस तरह का स्थानीय स्वशासन लागू किया जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो क्या बोलते कमेटी गठित की गई थी, समिति गठित की गई थी, वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। ठीक है, त्रिस्तरीय का क्या मतलब है कि एक तो सेंटर होगा, स्टेट होगा और तीसरा लोकल गवर्नमेंट होगी। लोकल गवर्नमेंट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, तो जो ये हमने चार्ट देखा था, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे ऊपर केंद्र, राज्य और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएंगी लोकल। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाएंगी। लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये दोनों म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि स्थानीय सरकारें। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसका मतलब क्या था कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम स्तर, उसके बाद प्रखंड पर पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। ठीक है,
और एक तरह से भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका वास्तुकार बलवंत राय मेहता जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता वास्तुकार। नेक्स्ट समिति आई थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में गठित की गई थी और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचे को संस्तुति दी थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ढांचे को संस्तुति दी थी और अशोक मेहता ने क्या रिकमेंड किया था, द्विस्तरीय ढांचा रिकमेंड किया था पंचायती राज का। ठीक है, और इसमें द्विस्तरीय में जिला स्तर और जिला परिषद व मंडल, पार्डन, इसमें एक स्तर हो गया जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक है, तो 2 स्तर हो गए ये। नेक्स्ट आती है डॉक्टर जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था और इस समिति ने राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की सिफारिश की थी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया था कि 4 स्तरीय ढांचे का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो 4 लेवल का इन्होंने किया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट समिति है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जीवी के राव समिति। नेक्स्ट आती है डॉक्टर एलएम सिंघवी समिति, जो कि 1986 में गठित की गई थी, 16 जून 1986 को। इस समिति ने क्या किया था, वित्तीय संसाधन पंचायतों को उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी गवर्नमेंट बना दी, लेकिन वो काम कब करेगी, जब उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी। ठीक है, वित्तीय जब तक उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा किसी भी संस्था को, तब तक वो कार्य कैसे करेगी। तो एलएम सिंघवी जी ने कहा था कि पंचायतों को भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहिए। ठीक है, सक्षम आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो इन्होंने वित्तीय संसाधन की सिफारिश की थी पंचायतों के लिए। नेक्स्ट पीके थुंगन समिति, ये 1988 ईस्वी में गठित की गई थी और इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर, पंचायतों को वित्तीय सहायता डॉक्टर एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर दी गई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये आप याद रखिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम देख लेते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज का, जैसे कि आपने देखा कि पीके थुंगन समिति ने क्या रिकमेंड किया था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज को। इन्हीं की एक तरह से आप बोलिए कि इसी समिति की सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और वर्तमान में संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और कहां से कहां तक है ये, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है और संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन, संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ के अंतर्गत पंचायती राज का उल्लेख और इसी के साथ 11वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 विषय हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और
इस संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसी अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा और ग्राम सभा को भी, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए, अब हम देख लेते हैं पंचायत का गठन और संरचना। तो अनुच्छेद 243 बी, यह भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वर्तमान में भारत में, और कहां पर इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 243 बी में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है। इसका मतलब है कि स्टेट डिसाइड कर सकता है कि कितने स्तर का पंचायती राज व्यवस्था वह अपने प्रदेश में लागू करे। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया है। और पंचायत के संबंध में, पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध कौन कर सकता है, तो पंचायत क्या होती है, लोकल लेवल पर होती हैं। तो जिस राज्य में वह पंचायत क्या बोलते उपस्थित है, उस राज्य की विधानमंडल को यह क्या बोलते हैं, यह अधिकार है कि वह उस राज्य के लिए पंचायती राज की संरचना को सुनिश्चित करे। ठीक है, तो 243C के तहत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना सुनिश्चित कर सकती है। विधि द्वारा पंचायतों की रचना के संबंध में शक्ति प्रदान है। ठीक है, अनुच्छेद 243D में क्या कहा गया है कि पंचायतों में SC, ST और वुमेन रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण। नेक्स्ट है कि पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 यानी कि 33% स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो 33% रिजर्वेशन पंचायत की कुल स्थानों का वुमेन के लिए होगा। 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सन 2000 में पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया है। तो पंचायत राज अधिनियम में क्या उल्लेख है कि SC, ST और वुमेन के लिए होना चाहिए, पर उत्तर प्रदेश में OBC के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज में। ठीक है, OBC रिजर्वेशन भी है उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा, पिछड़े वर्गों के। नेक्स्ट है कार्यकाल। तो पंचायत का कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो पंचायत का जो पहला अधिवेशन है उसकी तिथि से 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, और अगर पंचायत बीच में भंग हो जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर अपने समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के पूर्व चुनाव कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पंचायती राज के बारे में। अब हम देख लेते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो देखिए, जो अभी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था वित्त आयोग के बारे में, भारत का जो वित्त आयोग है उसका कार्य क्या होता है,
वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य में वित्त का आवंटन करना, ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करना। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? राज्य और पंचायतों में वित्त का बंटवारा करना, ठीक है। तो जो राज्य है, स्टेट है, और जो लोकल गवर्नमेंट से मतलब कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनके मध्य वित्त का बंटवारा करना, ये कार्य होता है राज्य वित्त आयोग का, ठीक है। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। कार्य क्या होते हैं? कार्य होते हैं वित्त आयोग के कि राज्यों द्वारा जो भी करों, शुल्कों की वसूली की गई है, उनका आवंटन राज्य व पंचायत के बीच मतलब वित्त का आवंटन राज्य व पंचायत के बीच करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायतों के लिए जो अनुदान दिया जाता है वह कहाँ से दिया जाएगा? वह राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। तो इसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया कि राज्य की संचित निधि से अनुदान की सिफारिश करना, ठीक है। तो ये हो गया राज्य वित्त आयोग का कार्य। अब आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो नगर स्थानीय गवर्नमेंट होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, इनका चुनाव किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? ये करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। जो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है। तो 243 के राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग किसमें? 243 आई के अंतर्गत संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है और यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा और इस आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो सेम प्रोविजन होता है कि उच्च न्यायालय को न्यायाधीश के लिए जिस विधि से हटाया जाएगा उसी विधि से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। अब पंचायत से रिलेटेड, पंचायत की संरचना से रिलेटेड या पंचायत के निर्वाचन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वो उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। और पंचायत चुनाव का निर्णय भी राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। तो पंचायत को एक तरह से एडमिनिस्टर करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये होती है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा पंचायती राज खत्म हो गया। नेक्स्ट स्थानीय सुशासन का दूसरा पार्ट नगर पालिकाएं। तो पंचायती राज तो गांवों के बारे में और नगर पालिकाएं शहरों के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 9 का में और अनुच्छेद 243 ता से 243 याछा, ठीक है, 243 T2 243 Z तक किया गया है। और म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं और नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में
और नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में, ठीक है। नगर पंचायती राज के लिए अनुसूची 11 और नगर पालिकाओं के लिए अनुसूची 12, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक राज्य में जिस तरह से पंचायती राज तो गांवों के लिए और शहरों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन होगा, ठीक है। और नगर पालिका में जो भी स्थान होंगे तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उसके प्रत्याशी चुने जाएंगे, ठीक है। तो जो जैसे आप देखते होंगे कि किसी शहर में मेयर का इलेक्शन होता है या सभासद के इलेक्शन होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत होते हैं? वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से पंचायती राज में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, उसी तरह से नगर पालिकाओं में भी आरक्षण की बात की गई है। और नगर पालिकाओं की अवधि भी प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक की होती है। और अगर 5 वर्ष से पहले यह भंग हो गई तो फिर 6 माह के अंदर अंदर री इलेक्शन कराए जाने चाहिए, ठीक है। तो 6 माह के भीतर ही निर्वाचन होना चाहिए यदि समय से पूर्व नगर पालिका भंग हो जाती है उस केस में। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। सहकारी समितियों को 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। और इसके द्वारा संविधान में 9B जोड़ा गया। तो 9A किसके लिए था? 9A था नगर पालिकाओं के लिए और 9B किसके लिए? 9B सहकारी समितियों के लिए, ठीक है। और अनुच्छेद इसके लिए है 243 ZH से 243 ZT तक, ठीक है। तो सहकारी समिति, तो इसका मतलब है 9 में क्या आ गई? भाग 9 में आ गई पंचायती राज, 9A में आ गई म्यूनिसिपैलिटी और 9B में क्या आ गई? सहकारी समितियां आ गई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली इसमें से है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के खंड 1 को क्या करा गया? पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। देखिए 2019 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में था? जम्मू कश्मीर के बारे में था। और इसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के ने संविधान आदेश 2019 पारित किया और इस आदेश के अनुसार अनुच्छेद 370 का खंड 1 पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके जितने भी प्रावधान थे 370 1 में, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अधिनियम आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम लागू हो गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया, लागू हो गया। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो पहले का जम्मू कश्मीर राज्य था उसको विभाजित करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज थी वो? एक तो थी जम्मू कश्मीर और दूसरी थी लद्दाख,
ठीक है। तो 2 नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें से जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत, जैसे पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, पुदुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर विधानसभा उपस्थित है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लिए भी एक विधानसभा का उपबंध किया गया। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसका प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक इसके लिए अपॉइंट किए गए। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे जम्मू एंड कश्मीर राज्य के। जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 39 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के लिए तो विधानसभा का प्रावधान किया गया यूनियन टेरिटरी के लिए, पर लद्दाख के लिए विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया। और यहाँ पर भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का प्रावधान किया गया, सिमिलरली लद्दाख के लिए भी एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। ठीक है। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर को 5 सीटें दी गई हैं, राज्यसभा में 4 और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहां पर 114 सीटों का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो ये हमने देख लिया नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर हो गया। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश बना दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव। पहले क्या थे, पहले ये 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। दादर एवं नागर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी था और दमन दीव अलग था। बाद में इन दोनों को क्लब कर दिया गया। तो कब क्लब किया गया, 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। 26 जनवरी 2020 से ये दोनों क्या हुआ, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और 26 नवंबर 2019 को कौन सा विधेयक पारित हुआ था इन दोनों की यूनियन टेरिटरीज को एक साथ मिलाने के लिए? ये था दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019। ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, इसमें जो याद रखने वाली डेट है वो ये है 26 जनवरी 2020। अब इन दोनों नवनिर्वाचित दोनों 3 यूनियन टेरिटरी फॉर्म हो गई ना, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख और तीसरी दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। इन तीनों के नए फॉर्मेशन के बाद वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान में भारत में उपस्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान संशोधनों से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक तो आपको संविधान संशोधन का सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है। कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, कौन से वर्ष में किया गया था और उसमें क्या चेंजेस किए गए थे। ठीक है। क्या अधिनियम पारित हुआ था या संविधान में अगर कोई चेंजेस हुआ था तो उससे रिलेटेड। ठीक है। तो उपबंध क्या थे उस संविधान संशोधन के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। ठीक है।
हिंदी में ही दिखा रही हूँ, पीडीएफ अगर रिफ़र कर रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पीडीएफ से देख लीजिएगा। अभी दोनों को एक साथ अगर मैं लूँगी तो फिर फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और क्लैरिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, 7वां संशोधन 1956 का। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? पहला तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी और दूसरा प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। इसके बाद आता है 31वां संशोधन 1972 का। इसमें क्या किया गया था? इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी और वर्तमान में भी यही कंटिन्यू हो रही हैं। नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन, ये आया था 1975 ईस्वी में। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और इसके पहले एक 35वां संविधान संशोधन आया था। उसमें क्या किया था? उसमें सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है? तो 35वें में अधिराज्य बनाया गया था और 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट 39वां संशोधन 1975 ईस्वी में आया था। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन 1976, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है? इसमें क्या किया गया था? इसमें भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ये जब हमने प्रियम्बल चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन-कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इंग्लिश में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है? तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन को एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था 1978 ईस्वी में। इसमें मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है? तो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था और मौलिक अधिकार से हटाया गया था। नेक्स्ट आता है 52वां संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान किया गया था और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, दल बदल विरोधी और 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद 58वां संशोधन 1987 में, इसमें संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु प्रोविजन किया गया था। नेक्स्ट 61st मतलब कि 61वां संशोधन 1989, इसमें मतदान की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी और अभी 18 वर्ष है। तो ये कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट आया था 69th यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इसमें दिल्ली को एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया था। तो अभी भी एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है? तो ये किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट 70वां संशोधन 1992 का। इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए पौंडीचेरी और दिल्ली के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो अभी भी आप देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। कौन कौन से? पौंडीचेरी और दिल्ली के। और इसका प्रोविजन किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है?
नेक्स्ट आता है 73rd यानी कि 73वां संशोधन 1992। इसमें पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट 74th यानी कि 74वां संविधान संशोधन। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद 86वां संशोधन 2002 में, इसमें 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, यानी कि एसटी कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है 91st यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2030। इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो लोकसभा की जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उसके 15% ही मैक्सिमम मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है। तो पीएम प्लस मंत्रिपरिषद कितनी, ये लोकसभा के 15% ऑफ लोकसभा से कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 99वां संविधान संशोधन 2014 का। इसको एनजेएसी के नाम से भी जानते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसमें एनजेएसी की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नल एंड वाइड यानी कि अमान्य घोषित कर दिया गया था बाद में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि 99वां संविधान संशोधन 2014 एनजेएसी की स्थापना से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में। यह भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड। इसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके अनुसार जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है, जीएसटी के लिए आया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 का, इसमें अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया था और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन 2019 का। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6). और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आप देखते होंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की संकल्पना की गई थी। इसका मतलब है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था 103वें संविधान संशोधन में। फिर आता है 104वां संविधान संशोधन 2019 का। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 का में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इसे 25 जनवरी 2030 के लिए प्रभावी बना लिया गया, ठीक है। यानी कि अभी जो नेक्स्ट रीस्ट्रक्चरिंग होगी SC/ST आरक्षण की लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, वो 2030 के बाद ही होगी, ठीक है। तो ये 104वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन 2021 का। इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति राज्यों को दे दी गई, ठीक है। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कौन करेगा, यह राज्य करेगा।
नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन 2023 का। इसमें किससे रिलेटेड? वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक भी इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसके द्वारा इसमें प्रोविजन किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी में इस तरह का प्रोविजन था कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। 106वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। इसी के साथ पॉलिटी की ये सीरीज खत्म होती है। बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है ये। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो एक बार क्विक रिवीजन की तरह इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करिए। पूरा L1 से लेकर L8 तक सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्लास को मैं यही खत्म करती हूँ।